नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, यूपी पैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ 18वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें जी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन बनाया हुआ है। इसमें पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी प्रश्नों को डाला गया है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस वंश को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? विकल्प दिए हैं खिलजी, मराठा, सैयद और लोधी। तो साथियों, बताते चलें कि मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो इसके लिए उसे लोधी वंश को हराना पड़ा था। लोधी वंश को हराकर उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। तो साथियों, विकल्प डी लोधी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में निवास करते थे? विकल्प दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो साथियों, धन्वंतरी जो चिकित्सक थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अशोक के समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? विकल्प दिए हैं तुर्मय, तिस्य, प्रसेनजित, विजयबाहु। तो साथियों, श्रीलंका का जो राजा अशोक के शासनकाल में रहा था, अशोक के समकालीन रहा था, वो था तिस्य। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। तिस्य और तुर्मय की बात करें तो ये सीरिया का राजा था तुर्मय, ये भी अशोक के समकालीन था। और प्रसेनजीत जो काशी का नरेश था, ये तो बिंबिसार और तथागत बुद्ध के समय का शासक रहा। और विजयबाहु जो था कुलोतुंग, चोल वंश के शासक कुलोतुंग के समय श्रीलंका का शासक रहा था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? विकल्प दिए हैं भोजपुरी, पाली, नेपाली और हिंदी। तो साथियों, बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? विकल्प दिए हैं कुलीन, राजा, मालिक और मंत्री। तो साथियों, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो कुलीन होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल का, उच्च कुल का, या फिर श्रेष्ठ भी कहा जाता है। श्रेष्ठ भी तात्पर्य इसका बताया गया है आर्य शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? साथियों, तात्या टोपे की अगर बात कर लें तो तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में नाना साहब के साथ कानपुर विद्रोह में भाग लिया था और नाना साहब के सहायक की भूमिका अदा की थी। और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम पूछा जा रहा है तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर विकल्प की बात करें, रामतनु पांडे की बात करें, विकल्प ए, तो रामतनु पांडे ये वास्तविक नाम था। अकबर के संगीतज्ञ जो थे तानसेन, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और अकबर के नवरत्नों में रहे एक और बीरबल का नाम था वास्तविक नाम महेशदास। और आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? विकल्प दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद। तो साथियों, बताते चले सबसे अधिक समय तक अर्थात 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया? विकल्प दी है रॉलेट एक्ट, नमक कानून, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और डाकखाना अधिनियम। तो साथियों, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून कहा गया था वो था रॉलेट एक्ट, जो 1919 में बनाया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार जब चाहे, जिसे चाहे और जब तक चाहे तब तक बंदी बना सकती थी। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध करते हुए काला कानून भी इसे कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? विकल्प दिए 1872, 1881, 1885 और 1911। तो साथियों, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और 1872 में जो है भारत में जो शासक था वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली जनगणना कराई थी। किंतु अगर नियमित जनगणना की बात की जाए कि भारत में पहली नियमित जनगणना तो वो 1881 में हुई थी और उस समय भारत का शासक रहा था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
विकल्प दिए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिनलिथगो। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1942 में हुआ था, और 1942 में यहाँ पर वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे और अंतिम वायसराय भी रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्वादर बंदरगाह किस देश में विकसित किया जा रहा है? विकल्प दी है चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो साथियों, ग्वादर बंदरगाह चीन द्वारा पाकिस्तान में विकसित किया जा रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं इटली, पुर्तगाल, यूनान और स्पेन। तो साथियों, इटली की राजधानी बताते चलें आपको वो रोम है, और पुर्तगाल की राजधानी वो लिस्बन है, लिस्बन, और यूनान की राजधानी एथेंस है। तो सही आंसर रहेगा स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये चारों ही यूरोपीय कंट्री हैं और इनकी राजधानियाँ मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। साथियों, राजधानियों से भी एक प्रश्न यूपी पैट की परीक्षा में आना है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, फजल अली का संबंध किससे है? भाषाई प्रांत आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और हंटर कमीशन। तो साथियों, फजल अली आयोग बनाया गया था जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था वो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो विकल्प बी राज्य पुनर्गठन आयोग इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तो राजस्थान आंसर हो रहा है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो फिर उत्तर होगा गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर अगर पूछ लें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। सिक्किम, जनसंख्या सबसे कम यहाँ है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल में और सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? साथियों, भारतीय संघ में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 के नाम यहाँ लिखे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दमन दीव। इनके अलावा 4 रह गए, तो उनमें चंडीगढ़ है, एक चंडीगढ़, एक लद्दाख है, लद्दाख है, लक्षद्वीप समूह है, और एक दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है। तो विकल्पों में दिल्ली नहीं दी गई है। तो साथियों, विकल्प बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर के पास का अपना उच्च न्यायालय है और दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, और बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प दिए सोनिया गांधी, सुमित्रा महाजन, सरोजिनी नायडू और मीरा कुमार। तो साथियों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सुमित्रा महाजन भी लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी, और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? साथियों, राज्यसभा जो है लोकसभा का द्वितीय सदन या स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और इसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 250 निर्धारित है, और वर्तमान में 245 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित टोटल सदस्य हैं वर्तमान में। इनमें से निर्वाचित जो सदस्य हैं वो हैं 233 निर्वाचित होते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान में ये 245 जो संख्या बनती है उसमें 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प सी 233। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत का वायसराय रहा था, 80 से 84 तक, और इसने भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी, इसलिए इसे स्थानीय सुशासन का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? विकल्प दिए महान्यायवादी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कानून मंत्री। तो साथियों, महान्यायवादी होता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है।
और राज्य सरकार की यहाँ बात की जा रही है तो राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधिक अधिकारी या प्रथम वैधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प दिए हैं युद्ध, धनुर्विद्या, खेल और अभिनय। तो साथियों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का। और नंबर 2 पे अर्जुन पुरस्कार आता है। ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं पेरिस, एम्स्टर्डम, लंदन और ब्रुसेल्स। तो साथियों यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय यूनियन की जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विकल्प दिए हैं कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। साथियों विकल्पों में दिए गए सभी नाम जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया हुआ है। कैलाश सत्यार्थी ने शांति के क्षेत्र में पाया है, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में पाया है, सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में पाया है, तो भौतिकी के क्षेत्र में पाया है। तो साथियों भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और इनकी वो पुस्तक थी, रचना थी जिस पर ये पुरस्कार मिला था वो थी गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। और ये पहले भारतीय व्यक्ति बने थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगला प्रश्न है आर्कटिक व्रत यूरोप के किस देश से होकर नहीं गुजरता है? साथियों आर्कटिक व्रत जो होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं। और ये यूरोप के नॉर्वे से गुजरता है, स्वीडन से गुजरता है, फिनलैंड से गुजरता है, स्विट्जरलैंड से नहीं गुजरता है। तो साथियों सही आंसर रहेगा विकल्प डी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विकल्प दिए भोपाल, जोधपुर, कानपुर और पटना। तो साथियों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विकल्प दिए हैं संगीत, पत्रकारिता, सिनेमा और खेल। तो साथियों ग्रैमी अवार्ड जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प दिए हैं कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो साथियों गरबा जो लोक नृत्य है वो गुजरात का है। गरबा और डांडिया ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कर्नाटक का बहुत ही फेमस परीक्षा की दृष्टि इंपोर्टेंट जो लोक नृत्य है उसका नाम है यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। पंजाब का जो है वो भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का रसिया, रामलीला, नौटंकी ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? साथियों हम भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में है और इनका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में है के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? विकल्प दिए हैं 12, 24, 36 और 48। तो साथियों संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और जो है एक जो टाइम जोन है वो 1 घंटे के अंतराल का है और पूरे जो टाइम होता है पृथ्वी के एक घूर्णन का जो टाइम होता है 24 घंटे होता है। तो 1 घंटे में एक टाइम जोन रखा गया है। और अगर डिग्री की बात कर लें तो 15 डिग्री का अंतर और 1 घंटे का अंतराल एक टाइम जोन में रखा गया है। अगला प्रश्न है
भारत में कच्चे तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? विकल्प दिए हैं माकूम, डिगबोई, अंकलेश्वर और जामनगर। तो साथियों, भारत में पहला कच्चा तेल का कुआं जो खोदा गया था वो असम में माकूम में खोदा गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, लेकिन बाद में ये फेल हो गया था। लेकिन डिगबोई ये अभी भी चल रहा है और अंकलेश्वर और जामनगर ये गुजरात के क्षेत्र खनिज तेल क्षेत्र हैं। अंतिम प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? विकल्प दिए लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और टिन। तो साथियों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।